हमारी पिछली क्लास एंड हुई थी उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इनकम। अकाउंट्स के अंदर काफी बार कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसका सेंस अगर किसी चीज के साथ लग जाते हैं, वो किसी और टर्म के साथ जुड़ जाती हैं तो उनका सेंस बदल जाता है। जैसे अगर आप कैपिटल वर्ड बोलते हो तो कैपिटल का मतलब क्या है? ऑनर की इन्वेस्टमेंट। फिर मैंने कल वो भी बता दिया था कि ऑनर का क्लेम कैपिटल बोला जाता है। लेकिन अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कहीं कहीं पे लिखा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहीं पे वर्ड लिखा होता है कैपिटल रिसीट। ऐसा भी वर्ड आपको अकाउंट्स में देखने के लिए मिलेगा, इसी चैप्टर में, इसी वाले टॉपिक में देखने को मिलेगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो वहां पे कैपिटल का क्या मतलब होगा, तो ये समझने के लिए हम अभी उस टॉपिक पर पहुंचेंगे, उसके बाद डिस्कशन करते हैं, चीजों को आगे तब बढ़ाते हैं। पहले मैं इनकम की बात करूं। देखिए, इनकम का सीधा सा सेंस तो ये बनता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज आपने किसी को सेल की, किसी को प्रोवाइड कराई, तो उसके बदले में जो आपको अमाउंट रिसीव होता है वो आपकी क्या मानी जाती है? इनकम मानी जाती है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, उसको इन्होंने क्या नाम दिया है? इनकम बोला है। लेकिन जनरली जब हम प्रॉफिट को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? प्रॉफिट को, तो ये प्रॉफिट में यूज होने वाली टर्म है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। तो हम कहते हैं कि हम किस सिचुएशन में हैं? प्रॉफिट की सिचुएशन में है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फायदा। और फायदा कब होता है? जब आपने जो खर्चा किया, एक्सपेंस किया, उसके कंपैरिजन में जो उस एक्सपेंस को करके आपको वापस रेवेन्यू हुआ वो ज्यादा हुआ। तो इनकम ज्यादा हुई और एक्सपेंस इनकम के कंपैरिजन में कम रह गए, लो रह गए, तो हम कहते हैं कि हम प्रॉफिट की सिचुएशन में हैं। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? और अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, मेरी इनकम कम रह गई और मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, तो मैं कहूंगा कि मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इनकम, सॉरी, प्रॉफिट और लॉस में क्या डिफरेंस है? लॉस में एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं ओवर इनकम, और प्रॉफिट में इनकम ज्यादा होती है ओवर एक्सपेंसेस। लेकिन बुक ने जो अपने हिसाब से जो डेफिनेशन दी है इनकम की, इन्होंने तो बोल दिया इनकम का मतलब होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। मैं एग्जांपल से बताता हूं। मेरा फर्नीचर का काम है, मैं बहुत सारा फर्नीचर खरीद के लाया, मान के चलते हैं 1 लाख रुपीस का, तो वो मेरा एक्सपेंस है। मैंने अगर 1 लाख रुपए का फर्नीचर, 1 लाख रुपीस का मैंने कुछ फर्नीचर परचेज किया रीसेल करने के लिए, तो ये मेरा एक्सपेंस है। अगर ये फर्नीचर मैं अपने पर्सनल मतलब बिजनेस में यूज करने के लिए लाता, रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदता, तो ये मेरी एसेट हो जाती और नॉन करंट एसेट हो जाती। कल हम परसों की क्लास में, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर हम कोई चीज रीसेल के पर्पज से लाते हैं तो वो करंट एसेट, और कोई रीसेल के पर्पज से नहीं लाते तो वो नॉन करंट एसेट। तो मैं भी ये कह रहा हूं कि मैं 1 लाख रुपीस का फर्नीचर लाया लेकिन मुझे उसको रीसेल करना है, तो मैं ये कह सकता हूं मैंने 1 लाख रुपीस का एक्सपेंस किया। अब मैंने इस 1 लाख रुपीस के फर्नीचर को 1,50,000 रुपीस में सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल कर दिया? 1,50,000। तो आप मुझे बताओ मेरी इनकम कितनी हुई फर्नीचर को सेल करके? और मैं पूछूं आपसे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक तो मैं पूछ रहा हूं इस साल मैंने इनकम कितनी जनरेट की, और एक बात मैं पूछ रहा हूं मैंने प्रॉफिट कितना अर्न किया। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जितना भी गुड्स सेल करते हैं और सेल करने से जितना भी पैसा आता है वो सारी इनकम होती है। फिर इस इनकम में से मैं अपने एक्सपेंसेस माइनस कर देता हूं, तो जो एक्स्ट्रा पैसा निकल कर आता है वो मेरा प्रॉफिट होता है। यही तो सेंस बना इसका। इनकम और अच्छी तब समझ में आएगी। एक्सपेंस बताओ, अगर आपसे कोई पूछे एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन करो तो क्या करोगे आप? जब भी हम कोई गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हैं तो उसके बदले में जो हम अमाउंट पे करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है, कह सकते हैं हम। अब आप किसी भी तरीके की फैसिलिटी ले रहे हो, आप किसी भी टाइप का कोई गुड्स परचेज या कोई भी सामान ले रहे हो, तो उसके बदले में आपको कोई पेमेंट करनी पड़ती है। वो कोई भी सर्विस हो सकती है, आप बैंक की फैसिलिटी यूज कर सकते हो तो बैंक आपसे बैंक चार्ज लेता है। आप कोई प्रेमिसेस, कोई बिल्डिंग आपने रेंट पे ली हुई, एक सर्विस ली हुई, तो आप उसके बदले में रेंट पे करते हो। आपके यहाँ स्टाफ काम कर रहा है तो आप उसको सैलरी पे करते हो। ये सारे क्या है? आप सर्विसेज ले रहे हो। और सर्विस की जगह आप कुछ और, मतलब क्या कहते हैं, फिजिकल आइटम जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उस चीज को यूज कर रहे हो, उससे कुछ अपना बिजनेस कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं वो कोई गुड्स ले रहे हो आप। और इनके बदले में आप क्या करोगे? पेमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं वो क्या है? एक्सपेंस।
तो एक्सपेंस का मतलब होता है अमाउंट स्पेंट या अमाउंट पेड फॉर रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज, हम कह सकते हैं वो एक्सपेंस है। तो इनकम क्या हुई, इसका ऑपोजिट। गुड्स और सर्विसेज को जब रिसीव कर रहे हैं तो हम एक्सपेंस कर रहे हैं। तो अगर हम गुड्स और सर्विस किसी को प्रोवाइड कराएंगे तो बदले में जो अमाउंट रिसीव होगा उसको क्या बोला जाएगा, इनकम। आपको सेंस समझ में आया मेरी बात का? मैं आपको एक और चीज बता रहा था कि प्रॉफिट के साथ साथ एक और टर्म यूज होती है जिसको क्या बोला जाता है, गेन। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, गेन के बारे में नॉर्मली पूछ लिया जाता है। एक ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी टर्म है कि गेन जनरली पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि गेन, गेन तो प्रॉफिट ही होता होगा, प्रॉफिट का दूसरा नाम गेन होता होगा, ऐसा सोचा जाता है। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो प्रॉफिट हुआ वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स से हुआ, जो इंटेंशनली बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से जो ट्रांजेक्शन्स की गई उससे जो अमाउंट जनरेट हुआ उसको प्रॉफिट बोला गया। मतलब मैंने एक्सपेंस किया था बिजनेस करने के लिए, उस एक्सपेंस को करके जो भी गुड्स और सर्विस मैंने लिए उसको मैंने रीसेल किया, उससे जो मुझे इनकम जनरेट हुई उन दोनों का मैंने डिफरेंस किया, उससे प्रॉफिट निकल कर आया। तो सारी बातें बिजनेस ओरिएंटेड हैं। कुछ ऐसी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो एक्सीडेंटल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मतलब जो मैं बिजनेस करते वक्त मेरा ध्यान उधर था ही नहीं, मैं वो काम नहीं कर रहा था, मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा था जिससे मुझे कुछ ऐसा प्रॉफिट हो सकता है। अचानक से कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से मुझे बिजनेस में अचानक से कोई मतलब सडन कोई प्रॉफिट हो जाए मुझे बिजनेस को, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, गेन। जिसमें इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करने की नहीं थी लेकिन स्टिल मैं प्रॉफिट में जाता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने उसको प्रॉफिट ना बोल के क्या बोल देता हूं, गेन बोल देता हूं। समझे मेरी बात को? तो गेन कब बोला जाएगा, जब मेरी इंटेंशन, वो इंटेंशन वर्ड है यहां पे बीच में जो कीवर्ड है, अगर मेरी इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करने की नहीं है और किसी ट्रांजैक्शन से मुझे प्रॉफिट हो जाता है तो वो गेन बोला जाता है। और प्रॉफिट में क्या होता है, जब मैं इंटेंशनली कुछ एक्सपेंसेस करता हूं, उस एक्सपेंस के बाद उस एक्सपेंस को करने से मुझे रेवेन्यू जनरेट होती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो वो प्रॉफिट बोला जाता है। लेकिन अगर मैं गेन की बात करूं तो गेन, फिर क्या बोल रहा हूं मैं, गेन मैंने सोचा नहीं था, ये एक एबनॉर्मल थिंग है, मैं काम नहीं कर रहा था वो प्रॉफिट कमाने वाला, लेकिन कोई मैं एक्टिविटी कर रहा था और उससे मुझे प्रॉफिट हो जाता है, तो मैं ये कह देता हूं कि ये क्या है, मेरा गेन है। जैसे एग्जांपल से समझो, मेरे पास कार है, वो पुरानी हो रही है, मैं उसको मार्केट में सेल करने चला गया, मैंने कहा इसको बेचूंगा, नई कार खरीद लेंगे। अब उस कार को जब मैंने सेल किया तो मुझे तो लग रहा था 4 लाख रुपीज की सेल हो जाएगी, लेकिन वो 4,10,000 की सेल हो गई। तो आप मुझे बताओ क्या मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? 4 लाख की चीज जो मेरी बुक में 4 लाख की भी लिखी हुई है, अगर मैं उसकी रिकॉर्डिंग करता हूं तो वो जब मैंने खरीदी थी उस पर डेप्रीशिएट 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 होते होते आज उसकी वैल्यू बुक में 4 लाख की है। तो मेरी बुक में 4 लाख की लिखी हुई, इसका मतलब वो एक्चुअल में 4 लाख की है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उसे मार्केट में सेल करने गया, मार्केट में उसकी जो प्राइस लगे वो 4,10,000 रुपीज लगे, तो मेरे पास से कार गई 4 लाख की। अगर आप इसे अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, मेरे पास अमाउंट आया 4,10,000, तो क्या मुझे 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? तो उसको मैं प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, उसको मैं गेन बोलूंगा, क्योंकि कार में प्रॉफिट कमाने के पर्पज से सेल करने नहीं गया था, कार को तो मैं जस्ट सेल करने गया था क्योंकि मुझे न्यू लेनी थी। डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूं? एक्सीडेंटल है, ये हो गया, मैंने सोचा थोड़ी था इस बारे में कि मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, तो जस्ट उसे सेल करने गया था। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा गेन है और प्रॉफिट मेरा क्या है, जब मैं इनकम और ओवर एक्सपेंडिचर्स की बात करता हूं, जहां पे मेरी इनकम और एक्सपेंस मेरी बिजनेस ओरिएंटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं। क्लियर? आगे चल के एक वर्ड आएगा सरप्लस, ऐसा भी लिख सकते हैं ये तो, या आगे चल के डेफिशिएट लिख देंगे, वहां पे थोड़ा सा उसका भी सेंस बदल जाता है। सरप्लस वर्ड तब यूज किया जाता है जब एनजीओ कोई प्रॉफिट अर्न करके चले जाते हैं। एनजीओ, नॉट फॉर गेन ऑर्गेनाइजेशन, आए तो थे लोगों का वेलफेयर करने के लिए और लेकर पैसा चले गए, मतलब उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, वहां पे इतना अमाउंट स्पेंड नहीं किया जितना उन्हें डोनेशन और क्या कहते हैं रिसीट्स वगैरह मिल गई। तो जब भी रिसीट्स ज्यादा हो जाएंगे उनके एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट में तो वो भी चले गए। अब वो कहें सर हम तो एनजीओ, नाम ही हमने तो ये रख रखा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्हें तो प्रॉफिट बोलते हुए शर्म आती है, तो इसलिए कहते हैं अब क्या नाम दें इसको, हमें तो फायदा हो गया है।
तो वो कहते हैं चलो एक काम करो, तुम अपना नाम सरप्लस रख दो इसका, तो वर्ड सरप्लस भी यूज किया जाता है। क्लियर? स्टॉक भी आपको क्लियर होना चाहिए, स्टॉक कब बोला जाता है, गुड्स को ही स्टॉक बोलते हैं। बस वो टाइम पीरियड जब तक वो होल्ड रहता है तब तक वो स्टॉक रहता है, जब उसको मार्केट में लेके जाते हैं तो स्टॉक को स्टॉक ना बोल के सेल बोल देते हैं। दोज गुड्स विच वाज परचेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल, है ना, कॉल्ड स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक का ही दूसरा नाम इन्वेंट्री भी होता है। देखो, आपने गुड्स को सेल किया, अब गुड्स सेल किया तो या तो वो एक्स्ट्रा दे दिया आपने, ज्यादा चला गया गुड्स, दूसरा, या फिर वो डिफेक्टिव गया, या फिर वो एक्सीडेंटल था ड्यूरिंग ट्रांजिट, आपने एक्सीडेंटल गुड्स डिलीवर कर दिया, तो जो सामने वाला कस्टमर है जिसने आपसे आपके गुड्स परचेज किए थे वो उस गुड्स को वापस दे देता है आपको, कहता है सर ये तो ज्यादा आ गया, इतनी क्वांटिटी नहीं चाहिए थी, या सर ये तो डिफेक्टिव है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या सर ये तो रास्ते में आते वक्त ड्यूरिंग द ट्रांजिट क्या हो गया है, एक्सीडेंटल गुड्स आ गया, डिलीवर हो गया है हमारे पास, आप प्लीज इसको वापस ले लीजिए। तो जब हमारा सेल किया गुड्स हमारे ही बिजनेस को वापस मिल जाता है तो हम इसको सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं। और सेल्स रिटर्न का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको आप बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, इसको आप रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड, देखो हम जब सेल परचेज करते हैं ना तो हम अपने आप को कंपनी, बिजनेस या फैक्ट्री मानते हैं। हमने जब सेल किया था तो हमारे पास से गुड्स आउटफ्लो हो गया था, चला गया था, और अगर गुड्स वापस आ गया तो ये इसको बोलते हैं, फैक्ट्री में वापस आने को इनवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्ड। तो हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल किया हुआ वापस, सेल रिटर्न। तो अब आप तो अपने आप ही समझ गए होगे, परचेज का मतलब अगर वापस हो जाए तो परचेज, हमने किसी से सामान खरीदा और वो एक्स्ट्रा आ गया, डिफेक्टिव आ गया, एक्सीडेंटल आ गया, हम भी तो रिटर्न कर सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या हो सकता है? रिटर्न आउटवर्ड। इसी के साथ मैं आपको दो टॉपिक और समझाता हूं, एक वर्ड रिसीट्स और एक वर्ड पेमेंट। नाम से पता चल रहा है, रिसीट का मतलब कुछ रिसीव होगा, पेमेंट का मतलब कुछ पे करोगे, तो हम बोल देते हैं रिसीट और पेमेंट। क्लियर क्या बोल रहा हूं मैं? रिसीट का मतलब कुछ रिसीव करोगे और पेमेंट का मतलब कुछ पे करोगे। लेकिन रिसीट और पेमेंट में क्या होता है, दो बातें आ जाती हैं। रिसीट का मतलब होता है पेमेंट रिसीव होना, अमाउंट रिसीव होना। अब वो अलग अलग वैरायटी की होती हैं। एक रिसीट को बोला जाता है रेवेन्यू रिसीट। अब देखो रेवेन्यू वर्ड यहां भी यूज हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले रेवेन्यू का मतलब इनकम था, अब रेवेन्यू किसी दूसरी टर्म के साथ जुड़ते के साथ ही सेंस बदल रहा है। एक वर्ड क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू रिसीट, और दूसरे वर्ड का नाम लिखा हुआ है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अब सुनना जरा क्या है, रेवेन्यू वर्ड यहां पे जो यूज किया गया है वो इसकी कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जिसमें कंटिन्यूटी होती है, जो रिकरिंग नेचर के होते हैं। कैसा नेचर है उनका? रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार होते हैं, उसको रिकरिंग बोलते हैं। तो ऐसी रिसीट मतलब ऐसा अमाउंट रिसीव होना जो कंटिन्यूटी में होता है। आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट पे करता है, तो क्या इंटरेस्ट रिकरिंग नेचर का है या नहीं है? क्या आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की और आपने उसको रेंट पर दे दिया, तो क्या आपको हर महीने रेंट रिसीव होगा या नहीं? ऑब्वियसली होगा। तो मैं ये कह सकता हूं ये रिसीट, ये जो आपको पैसा रिसीव हो रहा है, ये रेवेन्यू रिसीट है। तो आप कहोगे सर इनकम भी बोल सकते हैं। हाँ, जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं सारी इनकम ही बोली जाती हैं। लेकिन रेवेन्यू रिसीट, रिसीट वर्ड तभी यूज होता है जब वो रिसीव हो जाता है। अगर रिसीव का मतलब पैसा नहीं रिसीव हुआ तो आप उसे रिसीट नहीं बोलेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का मतलब ऐसी अमाउंट रिसीव होना जो रिकरिंग नेचर का है, जिसमें कंटिन्यूटी होती है, जो आपको हर साल रिसीव होगा, वो रेवेन्यू रिसीट होगी।
क्लियर? आप बुक में पढ़ोगे यही मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो फिर कैपिटल रिसीट क्या होगी? तो कैपिटल का मतलब अब होता है ना कि कोई फॉर्म फिल करना होता है, कहते हैं कैपिटल लेटर में फिल करना। कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर जो होते हैं बड़े वर्ड्स में, वो जो ABCD अल्फाबेट होते हैं बड़े वाले लिखने हैं, एक छोटे होते हैं एक बड़े होते हैं। तो आपको किस में लिखना है? बड़े वाले अल्फाबेट में लिखना है। तो यहां पे भी कैपिटल का मतलब बिग से है, बड़े से है। बड़ी बड़ी इनकम बोली, सॉरी, बड़े बड़े रिसीट्स, तो मतलब बड़ी अमाउंट रिसीव होना। और बड़ी अमाउंट क्या हर हमेशा रिसीव होती रहती है? कभी कभी होती हैं, कभी कभी होती हैं। कैपिटल रिसीट का मतलब हो गया वंस अ वाइल रिसीव होने वाली अमाउंट को आप कौन सी रिसीट्स बोलते हो? कैपिटल रिसीट्स। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं अपनी कार सेल करने गया, तो कार सेल करने से मुझे 4,10,000 रुपीज मिले, तो 4,10,000 रुपये मिले ना, तो 4,10,000 रिसीट तो है, लेकिन वो हर महीने या हर साल होने वाली तो नहीं है। तो इस वजह से मैं उसको कौन सी रिसीट बोलूंगा? कैपिटल रिसीट बोलूंगा। आया समझ में? तो अगर क्वेश्चन आता है कि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस और एक मेन डिफरेंस आप क्या लिखेंगे? ये रिकरिंग नेचर की होती है और ये वंस अ वाइल रिसीव होने वाली इनकम्स या रिसीट्स अमाउंट होती हैं। समझे? आजकल बहुत ज्यादा मीम चल रहा है उसका, 4 लोग। तो ऐसे ही हमारे अकाउंट्स में इस वाले चैप्टर में भी हैं 4 वर्ड। वो 4 वर्ड क्या है? एक तो है डेटर और एक है क्रेडिटर। इसी के साथ एक वर्ड यूज होता है बिल रिसीवेबल, जिसके बारे में लास्ट क्लास में भी चर्चा हुई थी, डिस्कशन हुआ था। बिल रिसीवेबल। और एक वर्ड होता है बिल्स पेएबल। और इन दोनों को भी कंबाइंड करके एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। और इन दोनों को कंबाइंड करके एक वर्ड यूज किया जाता है, ट्रेड पेएबल। मतलब ट्रेड रिसीवेबल अगर बोला जा रहा है, मतलब इसके अंदर ये दोनों बातें आती हैं। ट्रेड पेएबल बोला जा रहा है तो मतलब उसमें क्रेडिटर भी है और बिल्स पेएबल भी है। मतलब समझ लो, आपको इजी लगेगा बहुत। देखो क्या होता है। डेटर तो मैंने जैसे कि अभी लास्ट क्लास में बात हुई थी कि जब भी आप गुड्स को सेल करोगे क्रेडिट पर, क्रेडिट का मतलब उधार सेल कर रहे हो, तो जब तक पेमेंट नहीं आ जाती तब तक वो पर्सन आपके लिए आपका डेटर है ना? तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो हम कह सकते हैं उसको आप डेटर बोलेंगे। एंड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स उधार खरीद भी तो सकते हो आप क्रेडिट पर, तो आपके लिए सामने वाला क्रेडिटर है। मतलब फ्यूचर में जो हम ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में हमें पेमेंट करनी है, तो हम पेमेंट करते किसको है? क्रेडिटर को। और फ्यूचर में हमें अमाउंट रिसीव होनी है, तो वो किससे रिसीव होनी है? डेटर से। तो डेटर क्रेडिटर में डिफरेंस ये है कि डेटर से पैसा आएगा फ्यूचर में, क्रेडिटर के पास पैसा जाएगा फ्यूचर में। क्लियर? अब अगली बात सुनो। डेटर, डेटर से हम कहते हैं डेटर हमें तुम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि तुम फ्यूचर में अमाउंट पे करने आओगे हमारे पास। एक काम करो, एक एविडेंस क्रिएट करवाओ। क्या क्रिएट कराओ? एविडेंस। जैसे एक एविडेंस बनाया जाता है, प्रोमिसरी नोट बनाया जाता है, डेटर का नाम बदल के क्या हो जाता है? बिल रिसीवेबल हो जाता है। हम कहते हैं डेटर खत्म हो गए, डेटर कैंसल, एक नई एसेट बन गई या एक नई टर्म बन के तैयार हो गई, जिसका नाम क्या रख दिया? बिल्स रिसीवेबल। वैसे ही क्रेडिटर हमसे कह रहा है हमें तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं कि तुम हमें पैसा देने आओगे। तो हमने कहा फिर क्रेडिटर क्या होगा? क्रेडिटर कहता है एक एविडेंस बनाओ, साइन करो इस पे। जैसे हम साइन करते हैं हम कहते हैं क्रेडिटर हमें तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, अब हम इस बिल की पेमेंट करने आएंगे और ये बिल तुम्हारे पास होगा तो तुम्हें देंगे, और अगर ये बिल तुमने किसी और को दिया होगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो आप, मैं क्या कहना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं इसके लिए, एग्जाम्पल से समझना। मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं राम, और राम को मैं एक नाम दे देता हूं सेलर। राम सेलर है, ये गुड्स को सेल करने वाला है। इधर की तरफ मैं एक नाम लिख रहा हूं मोहन, वो ट्रेडिशनल नेम है ये हमारे इंडिया के, है ना? भगवान थे पहले ये लोग, भगवान जय हो, है ना? भगवान है ये। और उसके बाद अब ये जैसे जैसे ये जमाना आगे बढ़ रहा है जैसे जैसे, तो वैसे इनको नाम को बहुत चले हैं ये नाम। फिर उसके बाद अब तो लोग बाग थोड़े फैंसी नाम रखने लगे हैं, लोग बाग अच्छे अच्छे से नाम रखने लग गए हैं। तो जब मैं जैसे स्कूल में जाता हूँ तो बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन होता है, तो अब अच्छे अच्छे नाम सुनने के लिए मिलते हैं। वरना जनरली जगदीश, सतीश, मोहन, सोहन ऐसे नाम पहले रखे जाते थे। अब बहुत ज्यादा विक्की ऐसे नाम रखते हैं। तो देखो राम और मोहन, मोहन को बना देते हैं बायर, मोहन बायर है।
राम ने, अब एक ध्यान से सुनना कैसे अकाउंटिंग होती है, दोनों अपने अपने यहाँ अकाउंटिंग करते होंगे। ये बायर है तो ये अपने यहाँ अपनी पर्सनल अकाउंटिंग करता है अपने बिजनेस की प्रोस्पेक्टिव से, ये अपने बिजनेस की प्रोस्पेक्टिव से अकाउंटिंग करता है। अगर राम ने मोहन को गुड्स सेल किया और क्रेडिट पर सेल किया, तो राम के प्रोस्पेक्टिव से मोहन से फ्यूचर में पैसा आएगा, तो राम के हिसाब से मोहन राम का क्या है, डेटर। दोबारा सुनो, मैं कहता हूं राम ने गुड्स मोहन को सेल किया क्रेडिट पर, तो मतलब फ्यूचर, अब राम के, मैं मान के चलना मैं राम हूं, तो मुझे फ्यूचर में अमाउंट रिसीव होगा या मुझे फ्यूचर में अमाउंट पे करना होगा? आपको क्या लगता है? अगर मैंने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हुए हैं, रिसीव होगा। तो मुझे, क्योंकि मैंने किसको सेल कर रखा है, मोहन, तो जब तक मुझे अमाउंट रिसीव नहीं हो जाता, मैं मोहन को मोहन ना बोल के मैं करूंगा और भाई डेटर कैसे हो, ऐसे बोला करूंगा मैं। क्योंकि मुझे अमाउंट रिसीव होगा तो मेरा डेटर है, और डेटर है तो एसेट भी होती है। डेटर का दूसरा नाम करंट एसेट का एग्जाम्पल भी था ये, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैं मोहन हूं, मैं राम से गुड्स परचेज करके लाया था, तो फ्यूचर में मैं अमाउंट पे करूंगा या मुझे रिसीव होगा? पे करूंगा। तो थोड़ी देर पहले जब राम ने कहा था ना और भी डेटर कैसे हो, तो मैं उसको बोलता हूं हाँ क्रेडिटर में ठीक हूं, तो वो मेरा क्रेडिटर है, क्योंकि क्रेडिटर वो होते हैं जिनको मैं पेमेंट करता हूं फ्यूचर में। तो राम हमारा क्रेडिटर है, इसके प्रोस्पेक्टिव से है। तो क्रेडिटर वो होते हैं जो पैसा लेते हैं फ्यूचर में हमसे, ऑब्लिगेशन होती है क्रेडिटर हमारे ऊपर। और डेटर वो होते हैं जिनसे फ्यूचर में अमाउंट रिसीव होता है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, एसेट डेटर बन जाते हैं। अब दूसरी बात सुनो, हम मोहन से कहते हैं डेटर हमें तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि तुम फ्यूचर में हमारे अमाउंट पे करने आओगे भी। इवन हमें तो तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम फ्यूचर में ये कह दोगे हमने तो गुड्स परचेज ही नहीं किए थे। तो मोहन कहता है भाई साहब कैसी बात कर दी तुमने, तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है, तो और बताओ क्या करें, ऐसा क्या करके दिखा दें हम जो तुम्हें ट्रस्ट हो जाए हमारे ऊपर। तो हमने कहा आप कुछ मत करो, एक बिल है ये, इस पे यहां पे साइन कर दो। तो जैसी एक ये तरीके से वो वाली होगी ना, हार्ट ब्रेक करने वाली बात कर दी राम ने, है ना। मतलब राम जब साफ साफ मोहन से कह रहा है भाई मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, तो मोहन भी कहेगा चल नहीं है तो ठीक है, तू भी मेरा क्रेडिटर नहीं है। जब बिल बनवा लिया तो अब तो इस बिल का पेमेंट करना है ना। क्लियर है मेरी बात? आप कहोगे सर ऐसे कैसे, क्रेडिटर पेमेंट तो राम को ही होगी ना अल्टीमेटली बाद में। ऐसा नहीं है। आप मुझे बताओ, तो देर के लिए राम के प्रोस्पेक्टिव से सोचना, ये बिल बन गया और इस पे 2 मंथ का टाइम भी लिख गया, 2 महीने बाद मोहन आएगा इस बिल की पेमेंट कर जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने रिद्धि से कुछ अमाउंट उधार लिया हुआ था, मैंने कुछ अमाउंट बोरो किया हुआ था आपसे। अब आप मुझसे बार बार मांगने आते हो और मैं आपसे बार बार कह देता हूं रिद्धि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तो नहीं है। तो रिद्धि को ऐसा लगने लगा कि इनसे पैसे तो मिलने वाले अब है ही नहीं, क्योंकि इतनी बार गोलियां दे चुके हैं मुझे। तो इनको जैसे ये पता चला ना मैंने कुछ सेल किया और उससे मुझे 2 महीने बाद पैसा मिलने वाला है आफ्टर 2 मंथ, ये रिद्धि मुझसे आके पता है क्या कहती है कि सर एक काम करो, आप ये बिल मुझे दे दो। आप मुझसे बिल लेकर चले गए, आपने कहा अब मैं आपके पास नहीं आऊंगी, इस बिल की पेमेंट मैं ही ले लूंगी, क्योंकि आपको ये पैसा यहां से मिलेगा और आप मुझे दोगे, और क्या पता मैं 1-2 दिन लेट हो जाऊं आने में और आप इस बिल के पैसे लो और उन्हें भी उड़ा दो। तो आप ये बिल क्या करो, मुझे दे दो। बिल आपके पास दे दिया मैंने कहा ठीक है, आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, जैसे मुझे मोहन पे ट्रस्ट नहीं था ऐसी रिद्धि को मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, तो मैंने अपना बिल उनको पकड़ा दिया। अब आप मुझे बताओ, जिस दिन मोहन पेमेंट करने आएगा तो क्या मोहन इस बिल को कैंसिल करवाएगा अपने सामने पेमेंट करके या नहीं? जिस दिन मोहन पेमेंट करने आएगा उस दिन मोहन को ये बिल देखना पड़ेगा या नहीं? मोहन कहेगा बिल दिखाओ जी पहले, पेमेंट तो तभी करूंगा। क्योंकि अब ये अगर मोहन ने इसको पैसे दे दिए और बिल कैंसिल नहीं करवा के गया, और मोहन राम ने पैसे लेने के बाद और मोहन के ऊपर फिर केस कर दिया, किसने तो आज तक पैसा ही नहीं दिया अभी तक, तो बिल को कैंसिल भी करवाना पड़ेगा जिस दिन पेमेंट करेंगे हम। तो मोहन क्या करता है, जाता है राम के पास, कहता है सर मैं पेमेंट करने आऊं, बिल निकालो और जल्दी से मेरे सामने फाड़ दो उसको। तो राम कहता है सर बिल तो मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब मोहन क्या कहेगा, मैं पेमेंट भी अब आपको नहीं करूंगा। तो फिर ये मुझे एड्रेस देगा रिद्धि का, कहेगा एक काम करो आप जाके उनको पेमेंट कर दो डायरेक्ट। तो मैं इनको पेमेंट करूंगा तो रिद्धि के पास जो बिल होगा वो मिलेगा, मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल अपने आप में 2 टर्म है। जब तक डेटर है तब तक तो डेटर है, लेकिन जैसे ही बिल क्रिएट हो जाता है तो अब डेटर तो कट हो जाते हैं और क्या बन जाता है, वो बिल रिसीवेबल का नाम बन जाता है, एक नई टर्म बन जाती है बिल रिसीवेबल। है बिल्कुल डेटर की तरह ही, पेमेंट तो इनसे भी फ्यूचर में, बिल रिसीवेबल
एक वर्ड होता है रिसीव और एक वर्ड होता है रिसीवेबल। रिसीव का मतलब होता है पैसा मिल गया, रिसीवेबल का मतलब होता है फ्यूचर में मिलेगा। तो डेटर का भी मतलब क्या होता है, डेटर से फ्यूचर में अमाउंट मिलेगा। तो दोनों एक ही बात हुई ना। डिफरेंस क्या है, जब तक डेटर है तब तक बीआर नहीं है, जैसे ही डेटर खत्म होंगे तब तुरंत बीआर बन जाएंगे। बीआर मतलब समझ रहे हो, बिल रिसीवेबल शॉर्ट में। सेम चीज यहां पे। और दोनों को अगर इकट्ठा बोलना हो, आप कहोगे कुछ डेटर भी हैं और कुछ, अब ऐसे थोड़ी आप सिर्फ राम और मोहन ही आपस में एक दूसरे से सामान खरीदते बेचते हैं। ऐसे तो 50 लोग होंगे जिसको हम गुड्स सेल करते हैं और ऐसे 50 लोग होंगे जिनसे गुड्स हम परचेज करते हैं। एक सेकंड बेटा। हेलो, हाँ पुलकित, हेलो, हाँ बेटा बोलो। 6 बजे से 6:30, ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, आपके पास सिर्फ एक डेटर नहीं होता और आपके पास सिर्फ एक क्रेडिटर नहीं होता। आपके पास नंबर ऑफ डेटर्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, वो आपको पेमेंट कर देंगे, तो वो तो डेटर के नाम से लिखे हुए हैं। और कुछ ऐसे हैं जिन पे आपको ट्रस्ट नहीं है, उनके लिए आपने बिल क्रिएट कर रखे हैं, तो वो बिल रिसीवेबल के नाम से लिखे हुए हैं। और अगर दोनों को कंबाइंड बोलना हो तो मैं इनको क्या बोला करूंगा, ट्रेड रिसीवेबल। बिजनेस करने से, ट्रेड का मतलब होता है गुड्स सेल परचेज करने को ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेड से जनरेट होने वाला अमाउंट जो फ्यूचर में रिसीव होगा, इससे भी फ्यूचर में मिलेगा, इससे भी फ्यूचर में मिलेगा, तो इनको एक नाम दो, ट्रेड रिसीवेबल। और वैसे ही ट्रेडिंग के दौरान ऐसी ऑब्लिगेशन का क्रिएट होना जिनको मैं फ्यूचर में पे करूंगा, क्रेडिटर को भी अमाउंट फ्यूचर में पे करूंगा, और अगर बिल बन जाता है इस अमाउंट को भी फ्यूचर में पे करूंगा, तो ये क्या बन जाता है मेरा, ट्रेड पेबल। तो ये 4 वर्ड आपको समझ में आ गए एक साथ, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। या फॉल इन द वैल्यू ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स, ऐसा भी बोल सकते हो। फॉल का मतलब होता है कम होना, गिरना। वैल्यू का मतलब जो भी एसेट हमारे पास है उनकी वैल्यू, उनकी कीमत में कमी आना, उनकी वैल्यू का डिक्रीज हो जाना, क्या माना जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। तो हम कहते हैं ये डेप्रिसिएशन लग गया है। डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, रीजन क्या है डेप्रिसिएशन के पीछे। तो हम ये कह सकते हैं सर, डेप्रिसिएशन के पीछे फर्स्ट रीजन तो ये हो सकता है कि हम उसको यूज कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम टाइम गैप बोल सकते हैं, टाइम गैप या इफ्लक्स ऑफ टाइम। इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब है जैसे जैसे समय बीत जाता है वैसे वैसे एसेट्स की वैल्यू अपने आप ही डाउन हो जाती है, चाहे आप उसे यूज करो या मत करो। आप बिल्कुल कोई न्यू बाइक परचेज करो, स्पोर्ट्स बाइक, ब्रांड न्यू, बिल्कुल अभी शोरूम से लेकर आए, और आप उसको चला के नहीं लाए, आप उसको एक ट्रक में रख के लाए चारों तरफ से पैक करके कि उस पर कोई धूल मिट्टी ना लग जाए। आपने उस स्पोर्ट्स बाइक को लाके और आपने उसके लिए एक स्पेशल रूम बनवाया और आपने उसको लाके वहां रख दिया, और आपने 1 साल तक उसको हाथ भी नहीं लगाया और कपड़ा डेली लगवाते उसके ऊपर। 1 साल हो गया, मैं कहता हूं 1 साल बाद उसे निकाल के मार्केट में बेच के देखो, सेल करो, जितने की खरीदी थी क्या उतने में सेल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप कोई फोन खरीद लो, बिल्कुल यूज मत करो, डब्बा ही मत खोलो उसका, एक बार तो खुलेगा जब मेन सेलर आपको उसे एक बार सेल करेगा तो आपके नाम पे बिल कटेगा उसका। उसके बाद 1 साल तक आप उसको उसी डब्बे में रखो, चार्ज भी मत करो। 1 साल बाद आप उसे हल्का चार्ज करो, उसके बाद किसी को सेल करने लगो, क्या उतने का सेल हो जाएगा जितने में आपने खरीदा। यूज तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसका, तब भी वैल्यू डाउन हो गई, क्यों, टाइम डिफरेंस आ गया। तो डेप्रिसिएशन लगने के पीछे एक रीजन टाइम डिफरेंस होता है। क्लियर। दूसरा रीजन सुनो, वियर एंड टीयर, बोले तो एक्सीडेंटल कंडीशन। कुछ जब आप यूज करोगे तो उसका उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी, मतलब उस खराब होगा, टूटेगा फूटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो हम कहते हैं वियर और टीयर से भी क्या लग जाता है, डेप्रिसिएशन लग जाता है। और एक और पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है ऑब्सोलेसेंस। क्या नाम दिया जाता है, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है, ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना। जब टेक्नोलॉजीज चेंज हो जाती हैं
तो आज आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कल को मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो तुरंत आपकी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इवन आप शोरूम पे ही रखो, गाड़ी शोरूम पे खड़ी है और BS5 मॉडल है या 4 मॉडल है जो भी है, और गवर्नमेंट केयर की पॉलिसी आती है कि BS6 मॉडल चलने शुरू हो गए, तो BS4 या BS5 मॉडल शोरूम पे रखे रखे उसके प्राइस डाउन हो जाएंगे, जबकि अब की बार तो उसे किसी ने यूज भी नहीं किया। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से भी हमारी एसेट की वैल्यू में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू टाइम गैप, वियर एंड टियर एंड ऑब्सोलेसेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इंसॉल्वेंट, और इधर की तरफ एक और वर्ड लिखा हुआ है सोलवेंट। दोनों वर्ड एक साथ क्लियर करते हैं। सोलवेंट और इंसॉल्वेंट का क्या मतलब है, देखो जी, एसेट्स आप लोगों को पता चल चुकी है ना क्या होती है। एसेट्स क्या होती है, ऑन सोर्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिकल रिसोर्स ऑफ बिजनेस, जो फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं बिजनेस के, उसको एसेट बोला जाता है। और लाइबिलिटी क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑब्लिगेशन जिसको एसेट के अगेंस्ट होती है, फ्यूचर में किसी एसेट के थ्रू इनको राइट ऑफ किया जाता है, पेड ऑफ किया जाता है, उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। तो ये हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। जब हमारी ऑब्लिगेशन ज्यादा हो जाए कंपेयर टू हमारी एसेट्स, तो हम कहेंगे ये बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया, ये बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया। समझे आप क्या कह रहा हूं मैं, जब हमारी एसेट कम रह जाए और हमारी लाइबिलिटी ज्यादा हो जाए, लाइबिलिटी का मतलब उधार इतना ज्यादा हो गया कि अब मैं अपनी एसेट सारी सेल कर दूं तो भी मैं उनकी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाऊंगा बिजनेस की, तो मैं क्या बोलूंगा कि हम क्या, ये बिजनेस क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया। लाइबिलिटी वाले अभी भी खड़े हैं और बिजनेस खाली हो चुका है। अब वो कहते हैं हमारा पैसा कैसे दोगे, हमने कहा आई एम सॉरी, हमने मतलब बिजनेस ने बोल दिया। आगे चल के फिर लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी पढ़ेंगे, वो बात की चीज है, अभी फिलहाल कुछ नहीं है उसके बारे में। तो हम क्या बोलते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी का, कि लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है, तो हम कह सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी है ये, इंसॉल्वेंसी। क्लियर। और इसको ऑपोजिट कर दो, लाइबिलिटी कम है, एसेट सफिशिएंट है, एसेट बहुत है हमारे बिजनेस में, लाइबिलिटी नहीं है उतनी, लाइबिलिटी तो बहुत कम है, तो हम कहते हैं बिजनेस सोलवेंट है। सोलवेंट का मतलब अपनी लाइबिलिटी पे कर सकता है, इस सिचुएशन में है तो बिजनेस सोलवेंट है। अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकता, लाइबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है, पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो हम कहेंगे बिजनेस इंसॉल्वेंट है। तो डिस्काउंट को हम यहां पे दो तरीके से लिखते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। अच्छा, मैं ये बोलता हूं, जो सिखाता हूं कि ट्रेड डिस्काउंट एक फेक डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअल में कोई डिस्काउंट ही नहीं है, ये तो सिर्फ लिस्ट प्राइस को रिड्यूस करने के काम आता है। लिस्ट प्राइस रिड्यूस्ड बाय ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा एक MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP पे आप किसी गुड्स को सेल करते हो, तो कभी कभी किसी गुड्स को MRP पे से कम पे भी सेल कर देते हो, कहीं कहीं डिस्काउंट मिल जाता है, तो वही डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। इस डिस्काउंट से ना तो हमें प्रॉफिट होता ना ही हमें कोई लॉस होता, ये तो एक ऐसा डिस्काउंट है जो किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके ध्यान अपनी तरफ करने के लिए दिया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेडिंग, सेल परचेज। तो हम बोलते हैं कि ये कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होगा, जब हम किसी को कोई गुड्स सेल कर रहे होंगे या हम किसी से कोई गुड्स परचेज कर रहे होंगे, तो ड्यूरिंग ट्रेडिंग, जो ट्रेड हो रहा होगा उस टाइम पे सामने वाला कहता है चलो यार तुम्हें इतने % डिस्काउंट दे दिया, जाओ इतने में ले जाओ आप इसको, तो हम कहते हैं ओके तुमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। इसकी रिकॉर्डिंग ये बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी रिकॉर्ड नहीं होता, ये जस्ट वैल्यू को डाउन कर देता है, वैल्यू को डिक्रीज तो कर देता है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। समझे।
क्या कह रहा हूं मैं? क्लियर है? ठीक है। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट अमाउंट को जल्दी रिकवर करने के लिए, कैश डिस्काउंट अमाउंट को रिकवर जल्दी करने के लिए दिए जाने वाला एक लालच है। मैंने किसी को सामान सेल किया, वो कहता है भाई साहब 7 दिन में पेमेंट होगी, 7 डेज का टाइम लेंगे। हमने कहा ओके ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट में पहले ही कर चुका था, वो जो उसको पागल बनाना था, मैंने उसको 10,000 रुपए का बताया, फिर मैंने कहा तो आपके लिए 9,000 का लग जाएगा यार, आपसे तो इतनी पुरानी जान पहचान है। वो भी खुश हो गया, 1,000 रुपए कम कर दिए। एक्चुअल में उसे पता ही नहीं है ये 9,000 का ही था, मैंने बताया 10,000 रुपए का था। मैंने 9,000 में दे दिया उसको, वो लेके चला गया। कहता है 7 डेज का टाइम लगेगा। मैंने ओके। मैंने उसके जाते जाते जब तक वो घर भी नहीं पहुंचा था, बीच में एक मैसेज डाल दिया, इफ पेमेंट मेड विद इन 24 आवर। इस तरीके से मैंने एक मैसेज टाइप किया। मैंने कहा कैश डिस्काउंट स्कीम अवेलेबल ऑन द पेमेंट स्कीम, और उसमें लिख दिया @5%। अगर 24 आवर के अंदर अंदर पेमेंट हो जाती है तो 5% डिस्काउंट और मिल रहा है। अब बात बताओ, 9,000 का 5% 450 रुपीज होता है। उसका फोन आ गया, 24 आवर नहीं, वो घर जाते जाते जैसे घर के गेट पे पहुंचा, उसने मैसेज देखा, वो वापस आ गया। कह लगा भाई साहब मुझे आपकी पेमेंट करनी थी। मैंने कहा आप तो अभी 7 दिन का टाइम मांग के गए थे। कह रहे कोई बात नहीं, मुझे मेरी अभी रास्ते में ये किसी ने मुझे पैसे पकड़ा दिए। मैंने कहा काम खत्म करता हुआ चलूं। तो हमने कहा ठीक है। वो कह रहे सर मैसेज भी आया था ये 5% वाला, इसका क्या था सीन? हमने कहा वापस कर रहे हैं। हमने 450 उनको वापस कर दिए। तो ये जब हमें अमाउंट रिकवर करना होता है कुछ टाइम पीरियड के अंदर, तो हम ये कैश डिस्काउंट नाम का एक तरीके से जाल फेंकते हैं, समझे? लेकिन क्योंकि हमने ये अपना लॉस करवा दिया एक तरीके से, या फिर डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है जब ये हमें कोई दे रहा हो, तो हम यहां पे डिस्काउंट अलाउड भी लिखते हैं जब लॉस होता है, और डिस्काउंट रिसीव भी लिखते हैं जब प्रॉफिट होता है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ये यहां पे खत्म होता है।